डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो की इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष में मुख्य विषय के रूप में या अथवा गौण विषय के रूप में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र की ये 6वीं इकाई है भारतेंदु की द्वारा लिखित नए जमाने की मुकरियाँ। इसका पहला व्याख्यान हमने पिछली बार किया था, ये जिसमें कि हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय प्राप्त किया था। फिर हिंदी साहित्य को भारतेंदु की क्या योगदान है वो हमने जाना था और भारतेंदु के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र डाली थी, उसको समझा था। आज हम भारतेंदु के द्वारा रचित मुकरियों को देखेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। उनका पाठ करेंगे और व्याख्या करेंगे। मैं मुख्य रूप से एक मुकरी को विस्तार से बताऊंगी और उसके बाद जिस तरह का हमारा समय हमें परमिशन देगा, जिस प्रकार की अनुमति हमें देगा हमारा समय, उतना मैं बताऊंगी। बाकी ये आपका काम रहेगा कि आप मुकरियों को और पढ़ें। भारतेंदु द्वारा लिखित 14 मुकरियाँ हैं, तो उन सभी को आप पढ़ें और उनकी व्याख्या समझने का स्वयं से प्रयत्न करें, लिखने का प्रयत्न करें। तो आइए आज का व्याख्यान हम आरंभ करते हैं मुकरियों के विषय में। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुकरी इसका अर्थ क्या है, क्योंकि कविता, दोहा, काव्य, लंबी कविता, महाकाव्य इत्यादि इत्यादि शब्द तो हम बहुत सुनते हैं, मुक्तक बहुत सुनते हैं, लेकिन मुकरी शब्द का क्या अर्थ है? तो मुकरी या इसको कह मुकरी भी कहते हैं, एक लोक प्रचलित काव्य विधा है। ये वस्तुतः साहित्यिक विधा उस तरह से नहीं कही जा सकती है। आप किसी भी साहित्य की पुस्तक में पढ़ेंगे तो जो काव्य के भेद इत्यादि बताएंगे, काव्य के कौन कौन से रूप हो सकते हैं वो बताएंगे, तो उसमें मुकरी शायद ही कभी आए, क्योंकि मुकरी जो विधा है वो बने आधुनिक काल में तो भारतेंदु ने लिखी, और उसके बाद अभी जब इंटरनेट का ज़माना आ गया है, जब ब्लॉग्स आ गए हैं, तब कुछ कुछ मुकरियाँ लोगों के द्वारा रचित दिखाई पड़ती हैं। अगर मुकरी की परंपरा हम देखने चाहें तो बहुत लंबी परंपरा हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मुख्य रूप से लोक में थी और लोगों के मुख द्वारा ही चलती थी। लिखित रूप इसका नहीं है कोई भी। तो ये है क्या मुकरी या कह मुकरी? ये 4 पंक्तियों की एक कविता या तुकबंदी कही जा सकती है ना। 3 चरणों में इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि जिससे कि प्रत्यक्ष रूप से साजन या पति या प्रेमी का अर्थ निकलता है। माने जो 3 पंक्तियों में जो भी वर्णित होता है वो प्रेमी के लिए या पति के लिए घटित हो सकता है। और चौथे चरण में जब सखी पूछती है कि क्यों सखी साजन, तब जो कह रही है, जो वर्णित कर रही है, वो कहती है नहीं, ये चीज़ साजन के अलावा कुछ दूसरा वो नाम ले लेती है। तो क्या मतलब वर्णन किया साजन का, फिर बता रही कि ये साजन के ऊपर नहीं लागू हो रहा है, किसी और के ऊपर लागू हो रहा है। तो एक तरह से जो कही हुई बात है उससे मुकर करके, उसको मना करके दूसरा ही कुछ कहा जाता है। तो मुकरने का भाव होने के कारण ही यह मुकरी कही जाती है। और ये संभवतः घरेलू लोक विधा थी, जो कि महिलाएं काम करते हुए एक दूसरे से कहती सुनती थी। आप आज से कुछ 400-500 साल पहले की बात सोचिए, तब जबकि उतने मनोरंजन के साधन नहीं होते थे और घर में रहने वाली महिलाओं के लिए
तो बहुत ज़्यादा दैनिक जीवन में मनोरंजन का के साधन उपलब्ध ही नहीं थे। उनका मनोरंजन मेले त्योहारों इत्यादि पर हुआ करता था, जो कि समय-समय पर आते थे। निश्चित रूप से रूप से दैनिक जीवन में उनकी स्थिति नहीं होती थी। तो लेकिन मनोरंजन की तो आवश्यकता रोज़ पड़ती है। आज की पीढ़ी से तो पूछिए, उसको दिन में मुझे लगता है कि कम से कम 5 घंटे मनोरंजन चाहिए होता है, टीवी और मोबाइल और सब मिला कर के। तो मनोरंजन एक महत्वपूर्ण चीज़ है और दैनिक जीवन में उसकी आवश्यकता होती है। वस्तुतः अपने आप को काम के श्रम से मुक्त करने के लिए मनोरंजन की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये ऐसा विद्वानों का मानना है, ऐसा समझ में आता है कि जो मुकरी थी, वो महिलाओं के मन बहलाव की चीज़ थी। महिलाएँ घर में काम करते हुए कुछ इस तरह की बातें करती थी तुकबंदी में, और वो चलती रहती थी। तो इसका कोई प्रमाण, कोई दस्तावेज़ी प्रमाण, चूँकि लिखित रूप में होती ही नहीं थी, तो हमारे पास कुछ मिलता नहीं है। 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने बहुत सारी मुकरियाँ कही थीं, तो उनके मुकरियों का संकलन मिलता है। तो वही एकमात्र हमारे पास मुकरियाँ थीं, और उन्हीं की तर्ज पर, उसी को देखते हुए भारतेंदु ने नए ज़माने की मुकरी लिखी, जो कि 1884 ईस्वी में उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो इसमें उन्होंने प्रकाशित कराई थी। पहले हरिश्चंद्र मैगज़ीन के नाम से ये पत्रिका छपती थी, और जब उन्होंने इसका नाम चंद्रिका किया और नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका ये नाम दिया पहली बार जब निकली, तो और 1884 में, तो उसी में ये 14 मुकरियाँ आई थीं। तो हमें अमीर खुसरो की मुकरियाँ मिलती हैं, फिर भारतेंदु की मुकरियाँ मिलती हैं, और उसके बाद देखा जाए तो शायद अभी समसामयिक समय में अभी ब्लॉग के ऊपर और अपने फेसबुक वॉल पर बहुत सारे लोग हैं जो कि मुकरियों के तर्ज पर कुछ-कुछ लिखते रहते हैं। हालाँकि अभी उनकी कोई नोट नहीं ली गई है, उनको कोई किसी पुस्तकाकार रूप में या उनका एक संकलन कहीं पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। छुट-पुट रूप से मैंने मुकरी के संबंध में जब जान रही थी, तो मुझे दिखाई पड़ी थी नई कुछ मुकरियाँ, आज के समय में लिखी हुई मुकरियाँ कुछ लेखकों द्वारा लिखी थी। लेकिन निश्चित रूप से वो नियमित लेखक भी नहीं हैं, और कोई ऐसा बहुत माने साहित्यिक स्तर की भी कई बार वो नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो उनको हम छोड़ देते हैं। तो हम मानते हैं कि अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में लिखी, और फिर 19वीं शताब्दी में भारतेंदु ने लिखी। तो आज भारतेंदु की मुकरियों को हम देखते हैं। भारतेंदु ने जो मुकरियाँ लिखी थी, वो उनका एक प्रयास भी था कि ब्रज भाषा, कविता उस समय ब्रज भाषा में ही हो रही थी। गद्य की भाषा आधुनिक भाषा हो गई थी, आधुनिक हिंदी भाषा में गद्य लिखा जा रहा था। भारतेंदु ने स्वयं बहुत लिखा, और भारतेंदु के समकालीन जो तमाम लेखक थे उन्होंने लिखा। लेकिन जब कविता की बात आती थी, तो भारतेंदु भी और उस समय के सब लेखक, सारे तमाम लेखक जो थे वो ब्रजभाषा को ही चुनना पसंद करते थे, क्योंकि ब्रजभाषा में जो मिठास थी, ब्रजभाषा की जो रवानगी थी, वो उनको ये जो आधुनिक हिंदी थी उसमें नहीं मिलती थी। भारतेंदु बराबर इस प्रयत्न में लगे रहे कि वो किसी प्रकार से पद्य भी जो है वो गद्य के समान भाषा में हो, उसी की तरह की आधुनिक हिंदी भाषा में हो, जिसमें उनको जो थोड़ी बहुत सफलता मिली थी, वो फूलों का गुच्छा करके एक उनकी कविता की पुस्तक है, जिसमें कि उर्दू शब्दों का बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें उन्होंने जो उनकी जो भाषा है वो काफ़ी आधुनिक हिंदी ही है, वस्तुतः काफ़ी करीब, क्या कहें, वो पूरी तरह से हिंदी के करीब है। लेकिन जब वो उतना बोलचाल की भाषा में जब वो लिखने का प्रयत्न करते थे, या जब माने जो सामान्य माने उर्दू के शब्द उतने न ला करके लिखने का प्रयत्न करते थे, तब वो ब्रजभाषा ही पहुंच जाती थी। तो ये मुकरी जो है उसको उन्होंने ब्रजभाषा से अलग
और जो उस समय बोली एकदम बिल्कुल लोगों के बीच में बोली चल रही थी, ये है भी लोक विधा, लोगों के मुख से कही जाने वाली ही है। तो जो भाषा आमजन उस समय इस्तेमाल कर रहे थे, उस भाषा को लेकर के भारतेंदु ने इसको लिखा। इसमें ब्रज भाषा की रवानगी भी है, लेकिन आधुनिक हिंदी की ये काफ़ी करीब पहुंच गई है। तो उस भाषा की इसकी ये विशेषता है। विषय की दृष्टि से उन्होंने समसामयिक विषयों को लिया है, कभी उलाहना देने के लिए, कभी प्रशंसा करने के लिए, लेकिन वो सारे के सारे विषय बिल्कुल उनके समय के, उस समय के हैं, तत्कालिक, एक तरह से कहें तात्कालिक प्रतिक्रिया उनकी उसमें व्यक्त हुई है, या जिन चीज़ों को वो देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, और उसको व्यंग्यात्मक लहजे में जहाँ पे कहने की आवश्यकता हुई है उल्हाने के रूप में, तो वहाँ पर भी उन्होंने इन मुकरियों को लिया है, उन मुकरियों के सहारे से उन्होंने वो बात कही है। तो ये इस तरह ये भारतेंदु की मुकरियों की विशेषता है, उसकी भाषा की, उसके विषय की। अब हम आते हैं कि कैसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं और क्या किया है उन्होंने मुकरी के माध्यम से। 14 मुकरियाँ कुल उन्होंने लिखी थी, उसमें से ये मैं ले रही हूँ। पहली है अथवा नहीं, ये बहुत मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकती, संभवतः ये पहली मुकरी है उनकी। क्रम हमने नहीं रखा है अपने पाठ्यक्रम में, जब हमने मुकरियों का चयन किया तो उसमें हमने क्रम नहीं रखा, और वस्तुतः 14 की 14 मुकरियाँ आनी चाहिए थी इसमें, लेकिन पाठ का जो आकार था बहुत विस्तृत हो जाता, तो इसके कारण हमने उसको सीमित कर दिया है 10 तक ही। तो ये 10 मुकरियों में से ये पहली मुकरी, आपके पाठ्यक्रम की जो पहली मुकरी है वो ये है। सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। ये है। पहले तो इसको पढ़ करके आनंद लीजिए, पढ़ने का अपने आप में इसका आनंद है। सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। तो अच्छा, अब आपको आपका जो अकादमिक रूप से जो आपको पढ़नी है मुकरी, आपके पाठ्यक्रम में जो पढ़नी है और परीक्षा की दृष्टि से जो आपको तैयारी करनी है, उसके संदर्भ में हम बता दें कि आपको व्याख्या लिखने की आ सकती है मुकरी की। तो वो कैसे व्याख्या किस प्रकार आपको करनी होगी, उसका तरीका क्या होगा, ये हम बता देते हैं। तो संदर्भ सबसे, व्याख्या के लिए जब भी कोई प्रश्न आए, किसी भी पद्य की व्याख्या हो, चाहे मुकरी की हो या आगे भी कोई भी पद्य, किसी भी कविता की व्याख्या आए, तो आपको जो हेडिंग्स बनानी होंगी, जो आप जिन हेडिंग्स के नीचे आपको लिखना होगा, वो हैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ये 4 आपको बनाना ही होगा। हम क्रम पूर्वक चलेंगे इस पर। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ में आप मुख्य रूप बात बताएंगे कि ये जो कविता, निश्चित रूप से पूरी कविता कभी नहीं दिया जाएगा, कुछ 4 पंक्तियाँ 6 पंक्तियाँ दी जाएंगी, तो वो किस कविता का अंश है, उस कविता का नाम आपको बताना होगा। किस कवि ने लिखी है वो कविता, कब लिखी है वो कविता, उसमें माने किस संदर्भ में वो कविता लिखी है, ईश्वर की आराधना है या राष्ट्र की आराधना है या आज़ादी का गीत है या प्रणय गीत है, प्रेमी या प्रेमिका के प्रति लिखी गई है कविता, या किसी बच्चे के अभिलाषा की अभिव्यक्ति है। इस तरह से मतलब किस संदर्भ में वो कविता लिखी गई है वो आपको बताना होगा। मुकरी के संदर्भ में जो संदर्भ बनेगा, मुकरी की जब आप व्याख्या करेंगे तो संदर्भ बनेगा, तो कुछ इस प्रकार का बन सकता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक हिंदी भाषा साहित्य के जनक कहे जाने वाले मूर्धन्य साहित्यकार भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा मुकरी विधा में कही गई स्फुट कविता है ना। अंततः तो ये है स्फुट कविता या मुक्तक जिसको कहते हैं, है ना। हर एक मुकरी जो है वो अलग है अपने आप में, तो इसको मुक्तक की श्रेणी में हम रख सकते हैं। भारतेंदु जी द्वारा रचित 14 मुकरियाँ सन 1884 ईस्वी में नए जमाने की मुकरी नाम से नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये मुकरियाँ समसामयिक विषयों पर लिखी गई थी। प्रस्तुत मुकरी उन्हीं में से एक है। तो ये आप देखिए, ये पूरा जो संदर्भ है, मतलब कहाँ पर प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई, किसने प्रकाशित, माने कौन कवि है, वो सब इसके सब
इसमें आ गया। तो संदर्भ इस प्रकार का होना चाहिए। तो जितनी भी मुकरियाँ हैं वो सब में संदर्भ लगभग ऐसा ही जाएगा। फिर दूसरा जो हेडिंग आती है वो आती है प्रसंग की। तो प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि जिस खास मुकरी के विषय में आप लिखने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है, उसमें क्या चीज़ बताई गई है। तो इसी तरह से कविता वगैरह आप कोई भी व्याख्या करें तो पहले वाले में पूरी कविता के विषय में बात होगी, कवि के विषय में बात होगी, कवि के विचार के विषय में बात होगी, उसके समय के विषय में बात होगी। और जो प्रसंग लिखा जाएगा तो जो टुकड़ा आपको दिया गया है व्याख्या करने के लिए उसके संदर्भ में ही उसके विषय में आपको दो चार लाइन लिखनी होगी। जैसे इसके संदर्भ में हम लिख सकते हैं, प्रस्तुत मुकरी में अंग्रेजी भाषा और उसके माध्यम से अंग्रेज़ों के वर्चस्व की निस्सारता को प्रतिपादित करने का प्रयत्न है। स्वतंत्र चेता भारतेंदु इस मुकरी के माध्यम से भारतीय ज्ञान संपदा को नकारने वाली औपनिवेशिक सत्ता को नकारने का साहस कर रहे हैं। जब वो अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी तो भाषा है ना, तो वो किसके माध्यम से कि उसको बोले जाने वाले के माध्यम से वो अभिव्यक्त होती है। तो अंग्रेजी को जो कुछ कहा जा रहा है वो वस्तुतः अंग्रेजी बोलने वालों को कहा जा रहा है। तो अंग्रेजी बोलने वाले कौन, तो मुख्य रूप से तो जो शासक अंग्रेज थे उस समय वो, तो उनको, और वो जब इंडिया में भारत में आए, शासन अपना स्थापित किया, तो उन्होंने कह दिया कि भारत तो बर्बर है, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं आता है, यहाँ की कोई ज्ञान नहीं है, कोई जो हमारा वर्षों से संचित, सदियों से संचित ज्ञान था उन सबको उन्होंने नकार दिया था एक बार की। बाद में बहुत सारे अंग्रेज़ लेखक और अंग्रेज़ कई प्रशासनिक अधिकारी भी ऐसे हुए जिन्होंने यहाँ की जो विशिष्टताएं थी वो खोज करके निकाली और रखी सामने लोगों के। बहुत सारा अच्छा काम भी उन्होंने किया, लेकिन मुख्य रूप से अंग्रेज़ उस समय उन्होंने एकदम कह दिया था कि नहीं यहाँ पे नाटक है, नहीं यहाँ पर दूसरी प्रकार की कोई विज्ञान की कोई बातें हैं, और पुराण माने इतिहास यहाँ कोई नहीं लिखा गया। हमारे पुराण वगैरह जो थे उनको निकाल दिया कि सब खाली कपोल कल्पनाएं हैं, खाली कल्पना करके इसमें लिखा गया है। तो वो सब बाद में समझ में आया कि बहुत बाद में कि ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन उस समय वो नकार रहे थे। और जो भारतेंदु थे उनको ये बात बुरी लग रही थी, उनको नहीं अच्छा लग रहा था कि भारतीय ज्ञान परंपरा को वो सिरे से नकार रहे हैं। तो उन्होंने अंग्रेज़ी के माध्यम से एक तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों पर आक्षेप किया, एक तरह उनकी जो श्रेष्ठता का दंभ जो उनका था उसको तोड़ने का प्रयत्न किया। अब हम व्याख्या पर आते हैं, तो एक एक पंक्ति की हम व्याख्या करें कि क्या कह रहे हैं। सब गुरुजन को बुरो बतावे, सभी गुरुजनों को बुरा कहता है, पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि उसकी स्वच्छंदता पर अंकुश वो लगाते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस तरह से जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, उसको अपने ही तरीके से चलना है, किसी की सुनता नहीं है। नए जमाने का लड़का न गुण है न ज्ञान है, फिर भी अकड़ ऐसी कि इसके सिवा तो कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। मुकरी की पहली जो 3 पंक्ति है, सभी गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी। भीतर कोई तत्व नहीं है, सार तत्व कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी अंदर उस ज्ञान या कोई ऐसी गुरुता उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश है। तो ये जो 3 है पंक्तियां हैं, सभी गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकाए, मतलब अपने तरीके से काम करने का उसका हमेशा रहता है, वो अपने ही तरीके से काम करता है। तो ये जो है दिलफेक आशिक या कोई इसी तरह का व्यक्ति, किसी के प्रति समर्पित प्रेम में पागल व्यक्ति के लिए भी इस तरह का की बात कही जा सकती है। ये अर्थ निकलता है, साजन निकलता है। लेकिन आप देखें तो अंग्रेज़ी के लिए भी ये सही निकलता है। किस प्रकार से सही निकलता है कि सभी ऋषियों और उनकी रचनाओं को, ये गुरु हो गए सभी गुरुजन, है ना, उस संपूर्ण संस्कृत ज्ञान भंडार को, पुराणों को, महाकाव्यों को अंग्रेजी ढंग का न होने के कारण अनुपयोगी, अनर्गल और कपोल कल्पना साबित करती है। कौन? अंग्रेजी। अब अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी में जिन्होंने लिखा है उन्होंने,
तो यानी अंग्रेज़ों ने सारे मानक खुद ही तय करती है। भैया किसने कह दिया कि अंग्रेज़ और अंग्रेज़ी ही स्टैंडर्ड है ना? लेकिन उस समय तो वैसा ही था, चूँकि वो शासक थे तो वही स्टैंडर्ड थे। तो वो उसने कहा कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, और अगर वैसा नहीं है इंडिया में तो फिर मतलब वो सब बेकार है। तो ये उनका एटीट्यूड था, ये तरीका था उनका कहने का। तो प्राचीन भारतीय विद्या के बराबर ज्ञान की वाहक नहीं है अंग्रेजी। संस्कृत भाषा में जितना ज्ञान समाहित था, जितने तरह की पुस्तकें उसमें, ग्रंथ उसमें लिखे जा चुके थे, अंग्रेजी में शायद उतना नहीं था, या कम से कम भारत में उतना नहीं पहुंचा था तब तक, है ना? तब भी वो जो भारतीय विद्या थी, जो आयुर्वेद उसका, धनुर्वेद उसका, और भी तमाम तरह के ये जो माने खगोल शास्त्र पर ग्रंथ थे, गणित के ग्रंथ थे, तो ये सारे ग्रंथ, सभी विषयों के ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए थे, और उन सब को उन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी, कोई महत्व ही नहीं दिया अंग्रेज़ों ने, और बस अपने बने अंग्रेज़ी में जो चीज़ है वो कितनी महान, कितनी आधुनिक, कितनी उपयोगी है, और भारतीय ज्ञान सब बेकार है, इस प्रकार का उन्होंने माहौल खड़ा किया, इस प्रकार का उन्होंने प्रचार किया, या इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। तो सत्ता की भाषा चूँकि थी, वो उसको बोलने वाले लोग शासक थे, उनके पास शक्ति थी, उनके पास सत्ता थी, इसलिए अंग्रेज़ और अंग्रेज़ी का बोलबाला हो गया था, या अंग्रेज़ी अपने आप को इसलिए श्रेष्ठ समझ रही थी। तो वस्तुतः ये बात तो है नहीं। तो प्रकट रूप से तो अंग्रेज़ी के झूठे दंभ की बात यहाँ पर भारतेंदु कर रहे हैं, लेकिन आप इससे समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ी तो माने अंग्रेज़ी कोई पर्सोनिफाइड तो है नहीं, कोई व्यक्ति तो है नहीं, है ना, कि उसमें दंभ होगा। दंभ किस में होता है? दंभ तो मनुष्य में होता है जो अंग्रेज़ी का उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर अंग्रेज़ की तो बात हुई ही, साथ में जो अंग्रेज़ी पढ़ लिख करके अंग्रेज़ियत जिन्होंने अपना ली है, उनको उन भारतीयों को भी भारतेंदु यहाँ पर लपेटे में ले रहे हैं, उनको भी उलाहना दे रहे हैं। तो क्योंकि वो अंग्रेज़ तो हमारी परंपराओं को चलो नहीं समझ पाए, वो तो बाहर से आए, उनके अपने चश्मे थे, वो अपने चश्मे से देख रहे थे, इसलिए नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जो भारतीय जो यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, उनके संस्कारों में ये सारी चीज़ें बचपन से डाली गई, बहुत सारी चीज़ें, तो उन्होंने भी हर एक चीज़ को दरकिनार कर दिया। ये बात ठीक है कि मध्यकाल से निकल करके भारत आधुनिक काल की ओर आ रहा था, और मध्यकालीन परंपराएं उसमें जीवित थीं, और बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास और रूढ़ विश्वास उसमें जड़ जमाए हुए थे, जो कि वस्तुतः अब कोई रेलेवेंट नहीं रह गए थे, कोई उनकी प्रासंगिकता नहीं रह गई थी, तब भी वो उनको ढोए जा रहे थे बिना सोचे समझे। तो इन चीज़ों का विरोध तो बनता है, इन चीज़ों का तो विरोध किया गया, इसीलिए आधुनिक युग यहाँ पर आ सका, तो वो ठीक है। लेकिन बिना समझे, बिना जाने सब चीज़ तो खराब नहीं थी, तो सब चीज़ को बिल्कुल दरकिनार कर देना, बिल्कुल अंग्रेज़ी पढ़ ली तो बस अब हमसे ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं है, और हमसे ज़्यादा किसी को ज्ञान नहीं है, तो इस तरह की जो बातें सोच लेने की थी, या हिंदी या संस्कृत में जो कुछ भी कहा लिखा पढ़ा गया है वो सारा बेकार हो गया है, ये जो है लोगों का बन गया था, अंग्रेज़ी पढ़े लिखे लोगों का एक तरह से फैशन बन गया था हिंदी और संस्कृत की बुराई करना, और भारतीय जीवन शैली की बुराई करना। तो वो अंग्रेज़ी चश्मा चढ़ा लेने या अंग्रेज़ी पढ़ लेने के कारण हो रहा था। तो जबकि सच्चाई ये थी कि वो इतने प्रबुद्ध थे ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है इसको तटस्थ रूप से इसका निर्णय कर सके। तो यहाँ पर भारतेंदु जहाँ एक और अंग्रेज़ों को कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो अंग्रेज़ी पढ़े लिखे, अंग्रेज़ियत ओढ़ चुके
भारतीय हैं उनको भी वो उलाहना दे रहे हैं। तो इस तरह से जो भारतेंदु ने ये जो मुकरी लोक विधा उन्होंने चयन इसीलिए कर लिया क्योंकि इसमें बहुत कम 4 लाइन पंक्तियां हैं, कुछ इने गुने शब्द हैं। तो इन गिने चुने शब्दों से उन्होंने जो बात कह दी है, जो अर्थ खोल दिया है, वो सामान्य रूप से संभव नहीं हो पाता। जो कविता लिखते तो तुरंत कविता अंग्रेज़ों की नज़र में आ जाती और उसको बैन कर दिया जाता। लेकिन ये इन्होंने जो है इस तरह से ये किया, बताया मुकरी के माध्यम से, बहुत संक्षिप्त में बातें कर दी और बात अंग्रेज़ों की नहीं कही, अंग्रेज़ी की कही, तो उससे बात निकल भी गई लेकिन उतनी खुले रूप में नहीं हुई। तो इस तरह से भारतेंदु ने लोक विधा के इस छोटे से काव्य रूप का सार्थक इस्तेमाल एक तीर से कई निशाने साधने के लिए किया है ना। मुकरी की कई परतें हो गई हैं, है ना। अब आपके ऊपर है कि आप कौन कौन सी परतों तक पहुंच पाते हैं। तो पहली परत तो सीधे पहली नुमा काव्य रूप है, जो कि बता रहे, शुरू से बताया नहीं कि किसके विषय में बात हो रही है, लेकिन 3 पंक्तियां कह गई। सभी गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी। यहाँ तक कुछ वर्णन कर दिया गया। और फिर क्या है ये, तो एक सखी कह रही है क्यों सखी साजन, तो दूसरी बता रही है नहीं अंग्रेजी तो साजन नहीं। तो ये जो पहली नुमा काव्य रूप है वो आनंददायक है। फिर दूसरा परत जो है वो अंग्रेज़ी के जरिए अंग्रेज़ों का जो झूठा दंभ है उसके ऊपर से पर्दा हटाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। तीसरी परत में जो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करने वाले भारतीय हैं और भारत की अपनी परंपराओं को दरकिनार करते हैं या उसकी बुराई करते हैं, उनको उलाहना दिया जा रहा है। और चौथी परत जो वस्तुतः जो वास्तविक उनका उद्देश्य रहा होगा भारतेंदु का संभवतः, कि उन्होंने एक अपने देशवासियों को उस मुकरी को पढ़ने वालों को सबको उन्होंने एक तरह से सजग किया है कि ऐसा सारहीन तत्वहीन जो दिखावा है उससे घबरा न जाएं, उसके आतंक में न आ जाएं और अपने आप को पहचान के ये न समझें कि मैं भारतीय हूँ या मैं जो है मेरी गोरी चमड़ी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ या कुछ कर नहीं सकता। वस्तुतः ये सही नहीं है, गलत है। और अपने आप को पहचानो, देखो हमारे में क्या है और तब उसको आगे ले चलो। और स्वतंत्रता की राह में भी यही सोच काम कर सकती थी। अगर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी थी तो अपने आप को पहचानना ज़रूरी था, जिसका आह्वान एक तरह से उन्होंने किया है। ये चौथी परत है मुकरी की, जो उसका व्यंग्यार्थ कह सकते हैं हम, है ना। एक सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, एक फिर उसका और थोड़ा घुमा करके अर्थ निकल रहा है और फिर उसका एकदम उससे एक अर्थ द्योतित हो रहा है, छिटक के निकल रहा है, आभा की तरह, उसकी चमक की तरह, तो वो निकल रहा है। तो ये 4 परतें लगभग सभी मुकरियों में मिलेगी, 2-1 में को छोड़ करके बाकी सभी मुकरियों में आपको ऐसे मिलेगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। फिर अंतिम जो आपको लिखना होता है अपने उसमें, वो विशेष लिखना होता है। तो जैसे कि इसमें अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये एक बहुप्रचलित मुहावरा है हिंदी का, जिसका कि उन्होंने सटीक यहाँ पर प्रयोग किया। तो इस तरह के कोई भी प्रयोग हो, विशिष्ट प्रयोग हो, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। मुहावरे इत्यादि के किसी शब्द का विशेष प्रयोग हुआ हो। कभी कभी कवि जो है किसी एक अर्थ में प्रचलित शब्द होता है उसको किसी दूसरे अर्थ में अपनी कविता में इस्तेमाल कर लेता है और बड़ा अच्छा अर्थ आने लगता है। तो उस तरह का कोई प्रयोग हो तो उसको बताना यहाँ पे विशेष के अंतर्गत चाहिए। तो ये मित्रों एक मुकरी की व्याख्या विस्तार से मैंने करी। अब बाकी जो मुकरी है वो आपका काम है कि आप उनको पढ़ें और इसी तरह से अर्थ की परतों को खोलें, समझें, उसकी व्याख्या लिखें, पूरा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष के साथ में, तो आप अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। यदि आपके अध्ययन क्रम में आपको कोई संदेह उपस्थित होता है, कुछ आप पूछना जानना चाहते हैं हमसे, तो हमको इस ईमेल आईडी पर संपर्क करें baou.ba.hindi@gmail.com। ईमेल लिखते समय अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड और कोर्स का नाम
ये जानकारियाँ आप साथ में दे दें। अपना अध्ययन आप आरंभ करें। शुभकामनाएं। स्वाध्यायः परमः